नमस्कार। आज हम कक्षा 12 की पुस्तक आरोह की कविता बादल राग की व्याख्या करेंगे, जिसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। सर्वप्रथम हम निराला जी का संक्षिप्त जीवन परिचय जान लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी जी का जन्म सन 1899 महिषादल, बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, पारिमल, गीतिका, बेला, नए पत्ते, अणिमा, कुकुरमुत्ता आदि। सन 1961 में इलाहाबाद में इनका निधन हो गया था। यहाँ प्रस्तुत बादल राग कविता उनके काव्य संग्रह अनामिका में 6 खंडों में प्रकाशित है। यहाँ उसका 6ठा खंड लिया गया है। लघु मानव अर्थात आम आदमी के दुख से त्रस्त कवि यहाँ बादल का आवाहन क्रांति के रूप में कर रहा है, क्योंकि विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते, अर्थात किसान मजदूर की आकांक्षाएं बादल को नवनिर्माण के राग के रूप में पुकार रही हैं। क्रांति हमेशा वंचितों का प्रतिनिधित्व करती है, इस अर्थ में भी छोटे को देखा जा सकता है। बादलों के अंग अंग में बिजलियां सोई हुई हैं। वज्रपात से उनके शरीर आहत भी हों तो भी हिम्मत नहीं हारते, बार बार गिरकर उठते हैं। गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर ये बादल दरअसल वीरों का एक प्रमथ दल दिखाई देते हैं। चूंकि ये विप्लव के बादल हैं, इसलिए गर्जन तर्जन अमोघ है। गर्मी से तपी झुलसी धरती पर क्रांति के संदेश की तरह बादल आए हैं। हर तरफ सब कुछ रूखा सूखा और मुरझाया हुआ है। अकाल की चिंता से व्याकुल किसान हाड़ मात्र ही रह गए हैं। पूरी धरती का हृदय दग्ध है। ऐसे में बादल का प्रकट होना प्रकृति में और जगत में कैसे परिवर्तन घटित कर रहा है, कविता इन बिंबों के माध्यम से इसका अत्यंत सजल और व्यंजक संकेत करती है। धरती के भीतर सोए हुए अंकुर नवजीवन की आशा में सिर ऊंचा करके बादल की उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। क्रांति जो हरियाली लाएगी, उसके सबसे उत्फुल्ल धारक नए पौधे छोटे बच्चे ही होंगे। समीर सागर के विराट बिंब से निराला की कविता शुरू होती है। यह कविता लघु मानव की खुशहाली का राग बन गई है, इसलिए बादल राग एक और नवजीवन के निर्माण के लिए नए राग का सूचक है, तो दूसरी ओर उस भैरव संगीत का जो नव निर्माण का कारण बनता है। आइए अब कविता का अध्ययन कर लेते हैं। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। तिरती तैरती, समीर वायु, सागर समुद्र, अस्थिर क्षणिक अस्थाई, जग संसार दग्ध जला हुआ दुखी, निर्दय क्रूर कठोर, विप्लव विनाश बाढ़, प्लावित डूबा हुआ पानी से भरा हुआ, माया छल क्रीड़ा। निराला जी छायावादी कवि हैं, तो यह कविता उन्होंने छायावादी शैली में प्रतीकों के माध्यम से अपनी बात व्यक्त करते हुए लिखी है। यहाँ कवि सामाजिक विषमताओं पर प्रहार करते हैं। इस कविता में कवि बादलों का आवाहन ऐसे क्रांति दूत के रूप में करता है जो अपनी प्रचंडता से पूंजीपति वर्ग अर्थात शोषक वर्ग के लोगों का विनाश करने और शोषित अर्थात वंचित लोगों के जीवन में नवजीवन पैदा करने की क्षमता रखता है। वह समाज में फैली विषमता को दूर करने के लिए क्रांति का आह्वान करते हैं और बादल क्रांति दूत बनकर इस क्रांति को लाएंगे जो कि निम्न वर्ग में आएगी। कवि कहता है कि क्रांति दूत बादल वायु रूपी सागर पर मंडरा रहे हैं। कवि को आकाश पर छाए बादल ऐसे प्रतीत होते हैं
जैसे वह युद्ध रूपी नौका हो जो सागर पर तैर रही है। ये बादल आकाश पर इस तरह छाए हैं जैसे संसार के अस्थाई सुखों पर अनंत दुखों की काली छाया मंडरा रही हो। अर्थात जीवन में सुख अस्थाई होते हैं और दुख स्थायी, कि दुख लंबे समय तक चलते हैं। बादल संसार के दुखी हृदय पर क्रूर विनाश की क्रीड़ा रच रहे हैं, कि कोई ऐसा खेल खेल रहे हैं जिससे कि क्रांति आ जाए। अस्थिर सुख पर दुख की छाया से अर्थ है कि जो पूंजीपति वर्ग है, अर्थात जो शोषक वर्ग है, जिसने अपनी सुविधा के लिए सुख समृद्धि को इकट्ठा करके रखा है, वह जानता है कि उसको ये पता है कि ये जो सुख हैं उसके ये सुख अस्थिर हैं, क्योंकि उसने इन्हें निम्न वर्ग की जो वंचित वर्ग हैं उनका शोषण करके एकत्रित किया है। और इस सुख पर वह बादलों के छाने को कवि दुख की छाया के रूप में बता रहे हैं, कि वे बादलों को क्रांति दूत बताते हैं कि वो क्रांति लेकर आएंगे, और जब क्रांति आएगी तो उसका लाभ वंचित वर्ग को अर्थात शोषित वर्ग को प्राप्त होगा। और ये जो शोषक वर्ग है, इससे जब ये क्रांति आएगी तब इस शोषित वर्ग के सभी सुख सुविधाएं जो धन इन्होंने एकत्रित करके रखा है, वो सारी सुविधाएं इनसे छीन ली जाएंगी। इसलिए कवि कहता है कि संसार के अस्थाई सुखों पर अनंत दुखों की काली छाया मंडराती रहती है, कि ये बादल संसार के दुखी हृदय पर निर्दयी प्रलय रूपी माया के रूप में हमेशा स्थिर रहते हैं। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर उर्मे पृथ्वी की आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं। हे विप्लव के बादल फिर रणतरी युद्ध की नौका, आकांक्षा कामनाएं, घन बादल भेरी गर्जन युद्ध में बजने वाले नगाड़ों की आवाज, सजग जागरूक सुप्त सोया हुआ, अंकुर बीज, उर हृदय नवजीवन नया उत्साह नई उमंग, ताकना एकटक देखना। कवि बादलों का आह्वान करता हुआ कहता है, ओ विनाशकारी बादलों, तुम्हारी युद्ध रूपी नौका आम आदमी की इच्छाओं आशाओं आकांक्षाओं रूपी अस्त्र शस्त्रों से भरी रहती है, कि इनमें क्रांति और विनाश ला देने की प्रबल आकांक्षा है, कि तुम्हारा गर्जन रणभेरी अर्थात युद्ध की घोषणा के गर्जन के समान है, जिसे सुनकर वीर योद्धा सजग हो जाता है, वो उत्साहित हो जाता है। वैसे ही तुम्हारा गर्जन सुनकर पृथ्वी के गर्भ में सोए हुए जो अंकुर हैं वो भी सजग हो जाते हैं। वे भी नवजीवन मिलने की आशा से धरती से फूटने की उमंग में सिर ऊंचा करके अधीरता पूर्वक की बेचैनी से अधीर होकर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अर्थात संसार के जो वंचित वर्ग के लोग हैं, जो शोषित वर्ग के लोग हैं, तुम्हारे इस शोर को सुनकर, तुम्हारे इस रणभेरी को सुनकर, इस गर्जन को सुनकर नव अंकुर की भांति सजग जागरूक हो गए हैं, कि जिस प्रकार वर्षा होने पर जो बीज है उसमें से अंकुर निकलता है और वह पौधा बन जाता है, उसमें से पत्तियां निकलने लगती हैं, तो वो नवजीवन की आशा से सिर उठाकर तुम्हें जैसे ताकते हैं, वैसे ही जो शोषित वर्ग है उसके मन में भी अपने उद्धार की भावनाएं फूट पड़ती हैं। उन्हें भी ऐसा लगता है कि अब उनके अभाव
दूर हो जाएंगे और उनके अच्छे दिन आ जाएंगे, उन्हें नवजीवन प्राप्त होगा। कि शोषित वर्ग के लोगों को अब क्रांति के द्वारा ही अपने अधिकार पाने की आशा शेष रह गई है। इस क्रांति से ही उनका उद्धार संभव हो सकता है। निम्न वर्ग के लोग सुख समृद्धि और विकास के पथ पर आगे नहीं बढ़ पाए, कि उनका विकास नहीं हो पाया, और उन्हें ये उम्मीद है कि क्रांति के बाद उनका उत्थान, उनकी उन्नति संभव होगी। इसलिए हे बादलों, तुम बार बार गरजो और बरसो। आइए इसका शिल्प सौंदर्य देख लेते हैं। इस काव्यांश में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। मुक्त छंद की कविता है। समीर सागर, यह तेरी रणतरी, विप्लव के बादल, दुख की छाया, इनमें रूपक अलंकार का प्रयोग है। तीर्थी है समीर सागर पर में रावण की आवृत्ति से, यह तेरी रणतरी भरी में रावण की आवृत्ति। सजग सुप्त में सावर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। फिर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और तत्संप्रधान साहित्यिक खड़ी बोली है। भेरी गर्जन में ध्वनि बिंब का प्रयोग है। बार बार गर्जन वर्षण है मूसलधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर व्रज हुंकार। गर्जन गरजना, वर्षण बारिश, मूसलधार बहुत तेज बारिश, हृदय थामना भयभीत होना, घोर भयंकर, व्रजहुंकार की व्रजपात के समान भीषण आवाज। यहाँ कवि बादलों की प्रलयंकारी रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वर्षा होने लगी है। बादल क्रांतिकारी बनकर बार बार गर्जन करते हैं और मूसलाधार बारिश करते हैं। तो कवि कहता है कि तुम्हारी भीषण गर्जन और जो घनघोर ध्वनि है, इससे सब लोग आतंकित हो जाते हैं, कि वो सब डर जाते हैं। सभी को तुम्हारी विनाश लीला में बह जाने का भय सताने लगता है। कि इस क्रांति के स्वर को सुनकर संपूर्ण संसार के लोगों के हृदय कांप जाते हैं। अश्निपात से शापित उन्नत शत वीर, छत विछत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर। अश्निपात बिजली का गिरना, शापित शापग्रस्त, उन्नत बड़ा विशाल, शत सैकड़ों, छत विछत घायल, हत मृत, अचल पर्वत या अडिग, गगन स्पर्शी आकाश को छूने वाले, स्पर्धाधीर कि जिनमें आगे बढ़ने की होड़ हो। कवि कहते हैं कि बादलों के भीषण तड़ितपात से, कि उनसे गिरने वाली चमकती बिजली से, गगन को छूने की स्पर्धा में लगे हुए ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी घायल होकर छलनी हो जाते हैं। बड़े बड़े पहाड़ भी बिजली के गिरने से खंडित हो जाते हैं, टूट जाते हैं। इसी तरह युद्ध भूमि में, युद्ध में जो वीर बड़े बड़े योद्धा होते हैं, वो भी वज्र शक्ति के प्रहार से धराशायी हो जाते हैं। भाव यह है कि बड़े पूंजीपति या शोषक वर्ग क्रांति में नष्ट हो जाया करते हैं। कि जब क्रांति होती है तो उसका असर पूंजीवादी अर्थात शोषक वर्ग पर ही अधिक पड़ता है। उनका संपन्न होने का जो अभिमान है, वो जो घमंड है, वो खंडित हो जाता है, वो चूर चूर हो जाता है। यहाँ कवि इसका एक और अर्थ बताते हैं कि बादलों के अंग अंग में अर्थात बादलों में बिजलियां हैं, और बिजली होने से उनका शरीर वज्रपात से आहत हो जाता है
कि वो घायल हो जाते हैं, तब भी वो हिम्मत नहीं हारते और बार बार गिरकर उठते हैं, अर्थात स्पर्धा के लिए बार बार तैयार हो जाते हैं। उनमें आगे बढ़ने की होड़ होती है, वे गगन को छू लेना चाहते हैं। यहाँ कवि उनकी तुलना, उनकी समानता साहसी अचल वीर योद्धा से करते हैं, जो कि अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ता है, पीछे मुड़कर नहीं देखता। हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, सस्य अपार हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। लघु भार हल्के, शस्य हरियाली, अपार बहुत अधिक, रव शोर हलचल। कवि ने यहाँ छोटे का प्रयोग शोषित वर्ग के प्रतीक के रूप में किया है। कवि कहते हैं कि क्रांति जब होती है तो उसका प्रभाव उच्च वर्ग पर अधिक पड़ता है, कि जो बड़े बड़े लोग हैं वो ही क्रांति से अधिक प्रभावित होते हैं, कि जो जितनी ऊंचाई पर होता है उतना ही अधिक वो विनाश का शिकार होता है। और इसमें जो लाभ पहुंचता है, अर्थात क्रांति का जो लाभ पहुंचता है, वो छोटे लोगों को अर्थात निम्न वर्ग को पहुंचता है। जो शोषित होते हैं उन्हें ही क्रांति का लाभ पहुंचता है। जिस प्रकार वर्षा होने पर जो छोटे छोटे पौधे हैं वो प्रसन्न होते हैं, और बादलों की उस विनाश लीला में उन छोटे पौधों का अस्तित्व बना रहता है। वे उनसे जीवन पाते हैं और हरे भरे हो जाते हैं, कि चारों तरफ हरियाली फैल जाती है। वे छोटे पौधे हवा में हिलकर खिलते हैं और ऐसा लगता है मानो वो अपने हाथों के इशारे से, हाथ हिलाते हुए संकेतों से बादलों को बुला रहे हैं, उन्हें निमंत्रण दे रहे हैं। भाव यह है कि क्रांति के विनाश से छोटे गरीब लोगों को ही लाभ पहुंचता है, कि क्रांति के स्वर को सुनकर वंचित वर्ग ही प्रसन्न होता है और उसे ही इसका लाभ भी होता है, क्योंकि उनके पास इतने सुख सुविधाएं, इतने साधन होते ही नहीं हैं कि उन्हें कुछ खोने का भय हो। खोने का भय तो शोषक वर्ग को होता है, और क्रांति के फलस्वरूप जो निम्न वर्ग को, वंचित वर्ग को प्राप्त होता है, उसे पाकर वो प्रसन्न हो जाते हैं कि उन्हें विकास का अवसर मिलता है। बार बार, सुन सुन, हिल हिल, खिल खिल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। हृदय थामना मुहावरे का प्रयोग है। पौधों का मानवीकरण किया गया है। मुक्त छंद है। कविता का शेष अंश हम भाग 2 में करेंगे। धन्यवाद।